सुनील सर, ये जो बात है ये जंगलों की है। ओके। तो हम बस्तियों से अब जंगलों की तरफ जा जंगलों रहे की हैं। तरफ चलते हैं अब हम। जैसे कि हमारे एक बड़े यूट्यूबर हैं जो जंगलों के ऊपर काफ़ी कहानियाँ लेके आते हैं, हॉरर है। हॉरर स्टोरीज लेके आते हैं जंगलों की। अच्छा, जंगलों को लोग क्या सोचते हैं कि वहाँ पर सिर्फ जानवर मिलते ये किस्सा है या कहानी? हैं, तो ये किस्सा है। ओके। और मज़े की बात यह है कि ये हमारे इंडिया का किस्सा है। अक्सर जंगलों क्या की होता है वैसे कि जो। जंगलों के जो किस्से होते हैं वो विदेशों के ज़्यादा हाँ, मैं भी सुनाए यही कहने जाते हैं। लगा था। हाँ, हम्म। पर इंडिया के भी अच्छे खासे हाँ जंगल है हाँ, अच्छे हमारे खासे पास हैं, में। ऐसे भी बात नहीं है। हाँ। तो ये जो स्टोरी है ये एक मुकेश नाम के बंदे की है हम्म। जो कि डीएफओ की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं वेस्टर्न घाट्स में। डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर। जी, वो बताते हैं कि एक रात की बात है। हम्म। सारे जंगल की वो अच्छे से जांच वगैरह कर कुरा के आते हैं, हम्म। अपनी जिप्सी खड़ी करते हैं और आके बैठ जाते हैं। हम्म। जैसे ही वो आके बैठते हैं तो बोनफायर लगी हुई होती हम्म। है, कुर्सियाँ लगा के बैठे रहते हैं, सबके हाथ में विस्की के ग्लास चल रहे होते हैं हम्म। क्योंकि सर्दियों का भी मौसम आ चुका था तो थोड़ा बहुत गर्मी चाहिए होती है। हम्म। तो सब विस्की पी रहे होते हैं, तभी उनके जो सीनियर है वो आके बैठते हैं उनके पास में। वो बोलते हैं कि और मुकेश कैसा चल रहा है? हम्म। तो कि सर, बड़ा मज़ा आ रहा है और लोगों को रेस्क्यू करना भी अच्छा लगता है। कई बार हमें कुछ नए जानवर भी देखने को मिलते हैं हम्म। और मुझे तो हर बार शौक, मतलब खुशी होती है कि हर बार मैं नया जानवर, नई स्पीशीज़ देख पा रहा हूँ हम्म। जो मैंने बचपन से सपने देखे थे कि ये भी होता होगा, ऐसा भी होता होगा। हम्म। तो हंसी मजाक करते हुए उनके सीनियर बोलते हैं, तुम तो रियल लाइफ में डिस्कवरी चैनल जी रहे हो। हम्म। तो हंसते हंसते वो अचानक से शांत हो जाते हैं उनके सीनियर। सीरियस हो जाते हैं। जी, तो सीनियर को सीरियस होता हुआ देख के वो थोड़े से असमंजस में जाते हैं हम्म। कि क्या हो गया सर, क्या बात हो गई? तो कि मुकेश, जितने खूबसूरत हमारे जंगल हैं हम्म। उतने ही खौफनाक भी हैं। हम्म। तो वो बोलते हैं कि क्यों सर, ऐसा क्या है? तो कि बस ऐसा मान लो कि कभी अगर तुम्हें जंगल खाने को दौड़े तो हम्म। वहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाना। और फिर दूसरी बात बोलते हैं कि अगर तुम्हें जंगल में अजीब सी शांति लगे, हम्म। क्योंकि जंगल कभी शांत नहीं होता, सही बात है। और अगर जब भी जंगल शांत होता है तो बहुत बड़ी आपदा का इशारा होता है। यहाँ तक कि जानवर भी जो सहम जाते हैं, कह जी, सकते हैं। हाँ। तो कि अगर तुम्हें ज़रा सा भी कभी ऐसा लगे कि हाँ भैया जंगल जो है वो शांत हो गया है, हम्म। तो तुम अपनी पूरी स्क्वाड को बुला लेना वहाँ पर और भाग जाना वहाँ से। हम्म। और अगर गलती से भी कभी तुम्हें जंगल में सीढ़ियाँ लगी हुई दिख जाएं तो चढ़ना मत। जंगल में सीढ़ियाँ अजीब है बड़ी, मतलब एक तो हाँ, सीमेंटेड या जो बांस वगैरह की होती हैं या नहीं, रस्सी की होती हैं। सीमेंट वाली जो सीढ़ियाँ होती है ना, हम्म। उस तरीके की सीढ़ियों का मैंने अक्सर जिक्र सुना है कि जंगल में अलग अलग जगहों पर देखी गई हैं। जैसे कई वगैरह लगी होती है, उस पर हरी हाँ, रंग की होती है। अच्छा। कभी लकड़ी की सीढ़ियाँ तो अच्छा। कभी सीमेंट की सीढ़ियाँ। ये नई चीज़ है, ये हाँ मैंने कभी नहीं सुनी। जी, और फ्रेंकली स्पीकिंग कभी नहीं सुनी कि जंगल में कोई सीढ़ी अगर नज़र आ जाए तो ऐसा कुछ है। हाँ, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था। हम्म। तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो सीढ़ियाँ हैं ये पोर्टल्स का काम करती हैं। हम्म। अगर आप इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़े जाते हैं हम्म। तो वो एक पोर्टल में खुलता है और आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। अच्छा। तो ये दो तीन बातें उनके सीनियर मुकेश जी को बताते हैं हम्म। और वो अपनी विस्की का गिलास एक झटके में ख़त्म करते हैं, कंधे पे दो बार थपथपाते हैं हम्म। और बोलते हैं ध्यान रखना, अब फिर कभी मुलाकात होगी। हम्म। ठीक है साहब, वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद करीब रात को 2 बजे करीब वॉकी टॉकी पे एक अजीब सी स्टैटिक की आवाज़ आती है उनको। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पकड़ता उनका हम्म। वॉकी टॉकी। तो उसमें आवाज़ आती है, वॉच टावर पे आओ, वॉच टावर पे आओ। हम्म। वो जाके देखते हैं वॉच टावर पे, तो वॉच टावर खाली होता है। हम्म। पर जैसे ही वॉच टावर से झांकना चालू करते हैं इधर उधर, हम्म। तो कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर उन्हें एक रोशनी उठती हुई दिखती है। हम्म। अब जंगल में से रोशनी उठते हुए दिखना एक थोड़ा सा कंसर्निंग चीज़ होती है कि हो सकता है कहीं पे आग लगी हो। और वो भी डीएफओ के लिए जो हाँ ज़्यादा कंसर्न होता है इस चीज़ को लेकर। हाँ। जी, तो वो देखते हैं तो जाते हैं कि चलो भैया देख के आते हैं क्या है क्या नहीं है वहाँ हम्म। पे। अब रात के करीब 2-2:30 बज रहे हैं
वो अपने एक साथी को लेकर के, जो उनका जूनियर है, उसे लेकर के अपनी जिप्सी में बैठ के जाते हैं। तो जिस जगह पे रोशनी जली हुई थी वहाँ पे एक छोटा सा यज्ञ का सेटअप बना रखा है, पर हैरानी की बात यह है कि वहाँ पे कोई बैठा नहीं है। अब या तो कार की आवाज़ सुनी तो जो भी वहाँ पे अपना जो भी क्रिया वगैरह करने की कोशिश कर रहा था वो भाग गया होगा। अब ये लोग अपनी पानी की बोतल निकालते हैं, उस आग में पानी डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बताते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हुआ था, तो क्या चलो देख के आते हैं क्या हुआ। पर वहाँ से वो सब कुछ हो गया था। लाजमी सी बात है, जो भी वहाँ पे अपना क्रिया कर रहा होगा उसने हटा दिया होगा सामान। कुछ दिन गुजरते हैं तो उनके पास एक कॉल आता है कि साहब हमारी एक बच्ची थी जिसकी उम्र 5 साल की है और हम पूरा परिवार खेलने आए थे, जंगलों में कैंपिंग करने आए थे। अच्छा, कैंपिंग का जो क्रेज है वो अब इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि हम कैंपिंग करने आए थे तो इसी तरीके से हमारी 5 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई। तो कैसे गायब हो गई साहब, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? डांटते तो ही सी पेरेंट्स को। तो क्या बस 1-2 सेकंड के लिए हमारी नज़रें इस पे से हटी थी और वो गायब हो गई हमारी नज़रों से। तो ठीक है, 5 साल की बच्ची कितना दूर चल जाएगी? 10 किलोमीटर के रेडियस में सर्च ऑपरेशन चालू किया जाता है। 10 किलोमीटर का भी काफ़ी बड़ा है रेडियस इन्होंने पकड़ा। पर वो एक ऐसा सोचते हैं ना कि हो सकता है कि कोई पकड़ के ले गया होगा, जानवर ना किडनैप नहीं कर लिया हो किसी ने। लेकिन जंगल में तो ज़्यादा जानवर का ही होगा, जंगल में कौन ही किडनैप करेगा। कहा जा सकता है कि जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो छुपने के लिए जंगल का भी यूज़ करते हैं। हाँ, तो वो ढूंढना चालू करते हैं। पहले 3-4 किलोमीटर में उन्हें कोई ट्रेस नहीं मिलता, पर उन्हें जो मिलता है वो होता है सिर्फ उस बच्ची के पैरों के निशान जो 1 किलोमीटर के बाद गायब। ओके। पर 1 किलोमीटर वो 5 साल की बच्ची चल कैसे गई? ये भी सोचने वाली बात थी। तो ढूंढते हैं तभी कुछ 4.5-5 किलोमीटर चलने के बाद में उन्हें एक पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ पे थोड़ी सी खुरचने के निशान थे और वो तीखे नाखूनों से खुरचने के निशान थे। उसके नीचे उन्हें एक जूता पड़ा हुआ मिलता है, छोटा सा जूता होता है। तो फोटो खींचते हैं उसका और उस पेरेंट्स को, फैमिली को भेजा जाता है। तो कि आप ये देखो, ये आपकी बच्ची का जूता है क्या? तो कि हाँ साहब, ये हमारी बच्ची का जूता है। माँ डर जाती है, रोने लग जाती है कि मेरी बच्ची को क्या हुआ, कहाँ गई। तो ऊपर देखते हैं पेड़ के ऊपर, तो काफ़ी घना पेड़ था वो, पर उस पेड़ में एक लाल कलर का कुछ नज़र आ रहा था, कपड़ा टाइप कुछ नज़र आ रहा था। अब चढ़ते हैं वो ऊपर तो देखते हैं कि एक लाल कलर का बैग टंगा हुआ है। उस बैग के अंदर कुछ खिलौने हैं और कुछ खाने की चीज़ें हैं। वो दिखाते हैं कि ये आपकी बच्ची का बैग है क्या? तो मना करते हैं, साहब ये हमारी बच्ची का बैग नहीं है। अच्छा। अब वो बैग किसका था, ये भी उनके लिए सवाल था। पर उस सवाल से ज़्यादा बड़ा सवाल था ये कि बच्ची गई कहाँ। ढूंढना चालू किया जाता है, कई महीनों तक ढूंढा जाता है, वो बच्ची नहीं मिलती। और सस्पेंस भी डबल की। एक जो शूज तो मिल गया, लेकिन एक बैग मिला जहाँ पर पहले खिलौने और खाने पीने का सामान था, यानी कि कोई और भी गायब हुआ जिसकी रिपोर्ट नहीं हुई। अब ऐसे ही करते करते कुछ 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक दिन वो अपना रूटीन जो सर्च रेस चल रहा होता है, तो वो देख रहे हो, देखते देखते उन्हें एक छोटा सा है ना बच्चा बैठा हुआ दिखता है पेड़ के नीचे। दूर से देखा कि यार सही में बच्चा है कि कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, कोई खिलौना पड़ा हुआ है। वो कार लेके जाते हैं तो छोटी सी बच्ची डरी सहमी सी अपने घुटनों में सिर देके रो रही होती है। अच्छा। पर उसके पाँव में एक जूता नहीं होता। रात का समय, दिन का? दिन का समय। अच्छा, दिन का समय जी। उसके पैर में एक जूता नहीं होता। तो कि बेटा तुम यहाँ पे कैसे? तो कि मैं कल मेरे माँ बाप से बिछड़ गई थी, एक बियर अंकल आए थे। तो अब बियर्ड बोलना चाह रही थी वो कि बियर बोलना चाह रही थी, वो क्लियर नहीं था क्योंकि 5 साल की बच्ची समझना मुश्किल हो गया थोड़ा सा। तो कि एक बियर्ड अंकल आए थे, वो मेरे को लेके गए कि चलो तुम्हें वो खिलाता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, होता है ना छोटे छोटे से झाड़ी बोर। तो कि चलो तुम्हें झाड़ी बोर खिलाता हूँ। तो
झाड़ी बोर के चक्कर में वो चली गई उनके साथ में, तो वो लेकर के उसे चला गया। तो मैं कल से ना अपने माँ बाप से नहीं मिली हूँ और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हालांकि इस बात को 3-4 महीने हो चुके हैं, इस बात को 4 महीने बीत चुके हैं। उसके लिए वो एक ही दिन लग रहा है। हाँ, वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो कि ये नाम है। तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, तो कि ये मेरे पेरेंट्स का नाम है। रिकॉर्ड्स में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो 4 महीने पहले बच्ची घूमी थी, 3 महीने 4 महीने पहले, तो ये वही बच्ची थी। और जैसे ही घर वाले देखते हैं तो उनके तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। बिल्कुल। अब भेज दिया जाता है घर वालों के साथ में। पर जो हमारे मुकेश जी होते हैं, इनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि यार 4 महीने गुजरे हैं, कुछ ना कुछ तो इस बच्ची ने देखा होगा। और मेरे भी मन में क्यूरियोसिटी यही है कि भाई 4 महीने में उस बच्चे में कोई चेंजेस नहीं आए, मतलब जैसे बाल बड़े हो गए, मतलब जी। उसके लिए कल था, 4 महीने बीत गए हैं। हाँ। तो थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह कुछ तो आए होंगे। हाँ, तो जिस दिन घर वालों के पास भेज दिया जाता है बच्ची को, उसके 2-3 दिन बाद मुकेश जी उस घर पे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? चॉकलेट्स। वो अपने साथ में बहुत सारी चॉकलेट्स लेके जाते हैं। वो बुलाते हैं कि लो बेटा चॉकलेट खाओ। बच्ची खुश, तो क्या अंकल अच्छे हैं, तो चॉकलेट लेके आए। फिर बच्ची से पूछते हैं कि बेटा तुम किसके साथ गई थी, तो कि एक अंकल थे जो बहुत लंबे थे और उनके बहुत बड़े बड़े बाल थे। उनके चेहरे पे भी बाल थे, उनके सिर पे भी बाल थे। तो कि पापा की तरह बाल थे चेहरे पे, तो कि नहीं पापा से भी बहुत ज़्यादा बाल थे उनके। और उन्होंने मेरे को कंधे पे बिठाया थोड़ी देर चलाने के बाद में, और फिर वो मुझे पेड़ों के बीच में से उछाल उछाल के लेके चल गए। मुझे बड़ा मज़ा आया। तो कि और क्या हुआ बेटा, तो कि और नहीं बताऊंगी, पहले चॉकलेट दो। तो चॉकलेट देते गए, बच्ची इन्फॉर्मेशन देती गई। बातों ही बातों में पता चला कि वो बच्ची इतने टाइम तक एक गुफा के अंदर रह रही थी। और वो गुफा थी जंगल के बीचों बीच एक ऊंची सी पहाड़ी पे। अच्छा। जहाँ पे चढ़ना नामुमकिन सा है इंसान के लिए, बिना किसी सहारे के। तो बच्चे के लिए तो नामुमकिन ही है। तो ठीक ठाक जानकारी उनको पता चल जाती है। अब बच्चे, जैसा कि आपने बताया कि बच्ची में कोई चेंजेस नहीं आए क्या, तो घर वालों से जब पूछा गया इस बारे में, तो घर वाले बोलते हैं कि हमारी बच्ची लगी नहीं रही हमें। अच्छा। क्योंकि हमारी बच्ची जो थी वो बहुत ज़्यादा हंसमुख थी, पर ये अब बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी है। चेंजेस आ भी सकते हैं ना, 3-4 महीने एक बच्चा दूर रहा हो। हाँ, शक्ल सूरत से तो वही है। हाँ, लेकिन ये तो बच्चा एक दिन घर से दूर रहे तो चेंजेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि बच्ची को ट्रॉमा लगा हो। हाँ, ट्रॉमा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है कि बच्ची को ट्रॉमा की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, तो घर वालों को ऐसा लग रहा होगा। अब मुकेश जी एक टीम बनाते हैं। उस टीम को लेके उस पहाड़ तक जाया जाता है। जो हाईली स्किल्ड रॉक क्लाइंबर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो कि तुम ऊपर जाओ और देखो कि वहाँ पर कोई गुफा है। तो जब वहाँ पे वो लोग चढ़ते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी बड़ी गुफा है और उसके अंदर अनगिनत खिलौने हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, और सब छोटे छोटे से बच्चों के। अच्छा। यहाँ पे ये समझ में आता है कि हमारा जो जंगल है उसमें सिर्फ एक केस नहीं था, ये वो केस था जो सामने आया है। और ऐसे अनगिनत केसेस हैं जो सामने ही नहीं आए हैं। हाँ। तब उन्होंने एक इनिशिएटिव चालू किया। उन्होंने हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एक हेल्पलाइन नंबर के वो लगा दिए, बोर्ड लगा दिए, गुमशुदा है बच्चा, वो कांटेक्ट करे। हाँ, तो क्या अगर आप आए हो, आप खो गए हो, तो आप इस पे कांटेक्ट करो। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हर कोई जानता नहीं है कि फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करनी होती है। नहीं, लेकिन एक बात है कि अगर ऐसी चीज़ कोई हुई हो तो ये तो जंगल में आग की तरह फैलने वाली बात होती है कि बच्चा गुम गया। हाँ, और जो बच्चा है खास तौर पे वो किसी अर्बन फैमिली का हो, गांव वाले जो होते हैं ना वो बेचारे डर जाते हैं, अफसर से डरते हैं कि नहीं नहीं पता नहीं क्या करेंगे। अफसर तक तो बात मतलब बहुत देर तक पहुंचती है। जो नीचे जिस संतरी बोलते हैं वही डरा के भगा देते हैं, वही डरा के भगा देते हैं। हाँ, तो ये बड़ी अजीब बात है कि मतलब अब मुझे तो भाई पता नहीं है, आगे जाके आप ही रिवील करोगे कि भाई हुआ क्या। लेकिन मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई जो ये खिलौने खिलाने वाली चीज़ है ना, ये बड़ी खौफनाक होने वाली है। तो थोड़े दिन बाद
उनके पास कंटिन्यू कॉल पे कॉल आना चालू होता है। तो कि साहब हम ऐसे घूमने आए थे, हमारी बच्ची खो गई, हम ऐसे घूमने आए थे, हमारा बच्चा खो गया। और मतलब जो एक कॉमन लिंक नज़र आता था इनमें वो ये था कि बच्चे जो थे वो 4 साल से 8 साल की उम्र के हुआ करते थे और सारे बच्चे मिलते नहीं थे। एक या दो, मतलब 10 बच्चे खोए हो तो उसमें 1 या 2 बच्चे मिलेंगे बस। अब इन्वेस्टिगेशन चालू की जाती है और बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चालू की जाती है। अच्छा, ये जो बात है, अब वो लोग यूँ पूछेंगे कि अगर इतनी बड़ी बात है तो न्यूज़ में क्यों नहीं आई? हाँ, न्यूज़ में मेरे भी दिमाग में बताऊँ क्या बात है, मैं इसलिए तो बीच में काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, कहीं अपने व्यूज़ बुरा मान जाते स्टोरी भाई, स्टोरी में जहाँ पर मुझे लगता है ना कि 99% जो व्यूअर्स के मन में भी क्वेश्चन आता है। हाँ। तो अगर मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है तो वो मुझे भी तो पूछना चाहिए ना। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बस सुनता रहूँ करता रहूँ। तो इसलिए भाई मैं अपना भी जो है इंटरफेरेंस रखता हूँ ताकि जो किस्सा है उसके बारे में मुझे भी क्लैरिटी हो जी, रादर देन कि मैं सिर्फ सुनूँ। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे मन में भी है कि एक पहली बात तो ये कि इतने बच्चे गुम हो रहे हैं और उसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्मल रिपोर्ट नहीं। हाँ। और उसका चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लॉजिक मेरे समझ में आता है कि शायद वो ना अर्बन चाइल्ड ना हो, लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो वही बात है कि जब हेल्पलाइन नंबर देने लग पड़े उसके बाद फिर धनाधन जो है वो कॉल्स आने लग पड़ी। और न्यूज़ वाली जो बात आपने कही बिल्कुल ठीक बात है। अब एक चीज़ आपने ये नोटिस की होगी कि देश में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़े न्यूज़ चैनल्स पे नहीं आती। हाँ बिल्कुल सही, छोटे लोकल न्यूज़ चैनल में लोकल न्यूज़ चैनल पे आती है। हाँ। और वो एक लोकल एरिया में सिमट के रह जाती है। हाँ, फिर वो भी जंगल का इलाका हो तो हाँ। और जंगल में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहा करते हैं। हाँ। और हो सकता है कि जो ज़्यादातर बच्चे खोए हैं वो आदिवासियों के खोए होंगे। 99% चांस है। अब जो अर्बन वाले हैं उनके 1-2% खो रहे हैं और वो कंप्लेंट भी कर रहे हैं फिर उस हिसाब से। तो एक बड़ी सी टीम बनाई जाती है मुकेश जी के द्वारा और उस टीम में हाईली स्किल्ड जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं जिनको 10 साल हो चुके हैं, जो इस जंगल का एक एक हिस्सा जानते हैं, उनके को बुलाया जाता है। तो पूरा जंगल छान मारो, कहीं पे भी तुम्हें कुछ भी अंदेशा मिले कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, फौरन वहाँ पे टीम बुलाओ। हेलीकॉप्टर से भी सर्विलेंस किया जाता है। तो कुछ 1 हफ्ते तक जांच पड़ताल करने के बाद में उन्हें गुफा मिलती है और वो गुफा ऐसे थी कि उसको जान करके छुपाया गया था। वो अलग गुफा थी? हाँ, वो अलग गुफा थी, ये दूसरी गुफा है। इसे जान करके छुपाया गया था कि जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन में 5 पेड़ हैं और उन पेड़ों के पीछे एक छोटा सा गुफा टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बाहर उन्होंने बेलें लटका रखी है। अच्छा। ताकि बेलों की वजह से लगे कि हाँ भैया है तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। अब ये जो गुफा थी मिलती भी मुकेश जी को है। घूमते घूमते मिल जाती है और वो गुफा से के अंदर जाते हैं और उसके बाद की उनकी सारी याददाश्त गायब है। अच्छा, उसके बाद कुछ याद उसके बाद उनको कुछ याद नहीं। तो वो किस हाल में पाए गुफा के अंदर जाने के बाद क्या हुआ? तो गुफा के अंदर वो गए थे, मान लीजिए कि वो गए 13 तारीख को, उनकी आँख खुल रही है 17 तारीख को। उनकी जिंदगी के 4 दिन कहाँ गए उन्हें कुछ नहीं पता। और जो आँख खुल रही है वो जंगल में खुल रही है या फिर? हाँ, मैं बताता हूँ आगे भी आपको। तो जब मुकेश जी और उनका साथी वो उसके लिए गए सर्विलेंस के लिए, पर वो वापस नहीं आए, तो उनके जो टीम मेंबर्स है उनको डाउट हुआ कि यार कहाँ गए। वॉकी टॉकी पे, हाँ, वॉकी टॉकी पे ट्राई कर रहे हैं कि फ़ोन लग जाए, फ़ोन भी नहीं लग रहा उनके। तो ट्रेस करते हैं कि हाँ भैया उनको उस इलाके में जाते हुए देखा गया था। तो वो उस इलाके में जाते हैं, वो वहाँ पर मुकेश जी जो होते हैं वो उस गुफा के बाहर बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिलते हैं और उनका जो साथी होता है वो कुछ दूर पर फटे हुए सिर के साथ, बहते हुए खून के साथ पड़ा हुआ मिलता है। डेथ हो गई थी उसकी? डेथ हो चुकी थी उसकी। अब वहाँ पर उनकी कार की चाबी गायब थी, उनकी कार के सारे टायर पंचर थे, इवन दो उनकी जो कार थी उसका पेट्रोल भी सारा ख़त्म था। तो कि ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुई कैसे? हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, मुकेश जी को भी, क्योंकि माइनर स्क्रैचेस उनके बॉडी के ऊपर भी थे। तो जब उनको फोर्स किया जाता है कि बताओ क्या हुआ है, तुम थे उसके साथ में, तुम्हारे साथ में एक आदमी मरा है, तुम जिम्मेदार हो उसके। अफसर लोग ऐसी बात करते हैं। हाँ, सही बात है।
और वो चिल्ला चिल्लू के जाता है अफसर। इतने में याद करो कि एक ऑफिसर थे जिन्होंने सबसे उनको पहले। बताया था कि वो जंगल बहुत खौफनाक होते हैं, वो आते हैं उनके पास। वो बोलते हैं, मुकेश मैंने तुम्हें बोला था ना ध्यान रखने के लिए, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? मुकेश जी रोने लग जाते हैं उस जगह। वो बोलते हैं कि सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्यों याद नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा एक बार मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा, वो खुद विक्टिम थे? हाँ, वो खुद भी विक्टिम थे। तो मुकेश जी पूछते सर आप ही बता दो कि क्या हुआ था, ऐसा क्या मतलब क्या रीज़न है? कि मुकेश, हमारे जंगलों में एक ऐसी भी प्रजाति पाई जाती है इंसानों की, मतलब एक ऐसी ट्राइब पाई जाती है जो शैतान को बलि चढ़ाने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करती है। अच्छा। और उनका ऐसा मानना है कि ये जो जंगल है ये उनकी रक्षा कर रहा है। जिस दिन उन्होंने बलि चढ़ाना बंद कर दी उस दिन जंगल उनकी रक्षा करना बंद कर देगा। अब पहले वो बलि चढ़ाया करते थे अपने बच्चों की, पर इतनी उनकी आबादी बची नहीं, तो उन्होंने ये देखा कि जंगल के आसपास भी काफ़ी तरीके के बच्चे रहते हैं, तो उनको वो किडनैप करते हैं, उनको लेकर के आते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और उनको पता नहीं एक ऐसी तरीके की जड़ी बूटी देते हैं जिससे कि वो बच्चे जो एक ट्रांस की अवस्था में चले जाते हैं। अब उस अवस्था में उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बच्चों को कुछ नहीं पता है। तो मुकेश जी पूछते हैं कि सर मेरे साथ क्या हुआ फिर, मैं कैसे बेहोश हुआ? तो क्या वो बोलते हैं कि इसका सटीक जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, पर ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जब तुम उस गुफा के अंदर गए तो जो जड़ी बूटी थी उसकी सुगंध सूंघने के बाद में तुम बेहोश हो चुके हो। वहाँ पर ऑलरेडी स्मेल होगी। उसकी सुगंध स्मेल करने के बाद में तुम वहाँ पर बेहोश हो चुके होंगे। और उस बेहोशी की हालत में जब तुम्हारा साथी तुम्हें ढूंढता हुआ आया होगा तो जो वो ट्राइब है उन्होंने तुम्हारे साथी को पकड़ लिया होगा और उसे वहीं पे मार दिया। ठीक है साहब, बात यहाँ पे आई गई हो गई। अब वो बोलते हैं कि अब क्या करूँ सर, मुझे तो उन बच्चों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो इस ट्राइब ने तो पूरा सब कुछ ख़त्म कर देगी ये। तो वो बोलते हैं कि मुकेश तुम कितना भी कुछ कोशिश कर लो तुम नहीं रोक पाओगे। तो यहाँ में मुकेश जी ईगो पे ले जाते हैं बात, साहब मैं तो रोक के रहूँगा। जैसे ये ठीक होता है वैसे ही ढूंढना चालू करते हैं जंगल का कौन सा सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं होती है। तो एक छोटी सी टीम और बनाते हैं 4 लोगों की। उन 4 लोगों की टीम को लेकर के जाते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चालू करते हैं। इन्वेस्टिगेट करते करते इन्हें पता चलता है कि वो जो प्रजाति है वो पेंटिंग्स भी बनाती है, रॉक पेंटिंग्स। और उन पेंटिंग्स में साफ साफ एक मतलब एंटिटी दिखाई गई है कि उसकी ये सामने ये अपना सिर झुका रहे हैं, तो ये एक इनका इमेजिनरी देवता है और उस देवता को खुश करने के लिए ये लोग जो है वो बलि चढ़ा रहे हैं। अब बलि का प्रोसेस भी उन पेंटिंग्स के अंदर वो करा हुआ होता है कि एक घेरा बनाते हैं, उस घेरे में बच्चा बैठा हुआ होता है बीच में, सब अपने जो है वो मंत्र चैंट कर रहे होते हैं। सॉरी, मंत्र चैंट करके, और उसके बाद में एक जो मेन होता है इनका लीडर वो तलवार उठाता है हाथ में बच्चे का। ठीक, ये करने के बाद में जो खून होता है उस खून का ये यूज़ करते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं, बॉडी पे लगाते हैं, और जंगल में जितनी इनकी बाउंड्री है उस बाउंड्री पे थोड़ा थोड़ा छिड़क के आते हैं। अब यहाँ पे इनको जगह पता चल गई कि कौन से लोग हैं क्या है, तो ये पुलिस को का सहारा लेते हैं और पुलिस के सहारे से उन सब को पकड़ लेते हैं। अब आप ये सोचो कि वो कितने साल पुरानी ट्राइब होगी। मेरे हिसाब से आपने वेस्टर्न घाट्स की बात की है, तो वेस्टर्न घाट्स में मेरे हिसाब से कम नहीं तो द्राविडियन हो गए ना। द्राविडियन कम से कम नहीं तो 2000 के आसपास होने चाहिए साल। वो जो ट्राइब है वो पिछले 25 साल 30 साल पहले बनी है बस। और वो कौन सी ट्राइब आ गई जो वो इसलिए मतलब वो टेक्निकली वो कोई ट्राइब है ही नहीं, वो गैंग था, वो एक गैंग था। हाँ। जो बच्चों के ऑर्गन्स को स्मगल किया करता था।
और ये सारा बस उनका एक बनाया हुआ वो था कि मतलब जैसे केस, इमेजिनरी एक नहीं बना नहीं दिया। इमेजिनरी नहीं, अपन कहीं पे भी केस इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो एविडेंस प्लांट किए जाते हैं ना। हाँ, तो उन्होंने ऐसा एक प्लांट किया था कि लोग डर जाएं। लोगों को लगे कि साहब ये जो है ये एक तरीके से ट्राइब कर रही है और उनके ऊपर कुछ नहीं है। ओके ओके ओके। अब जब इसकी बात पता चलती है तो गवर्नमेंट तक भी बात जाती है। अब ये मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने इस बात को इसलिए बाहर नहीं आने दिया कि टूरिज्म कम हो जाएगा देश का। मतलब हाई लेवल पे, हाँ क्योंकि जंगल की बात है और जो बच्चे मरे भी थे हाँ वो भी इतने बेचारे नहीं थे। जी। लेकिन ये बच्ची कैसे बच गई? ये बच्ची कैसे बच गई इसका तो कोई वो नहीं जवाब नहीं है कि भाग के आ हाँ गई, कैसे आ गई, कैसे, कुछ नहीं इसका मतलब। जाकोरा के साइयां मार सके ना मार कोई। सके ना कोई। इसका मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे मुझे क्या लगता है तो मेरे हिसाब से ये जो बच्ची है ये उसके ऊपर वो ढंग से असर नहीं हुआ होगा उस दवाई या का, फिर या फिर उनके पास बच्चे ज़्यादा हो गए होंगे, नहीं, ज़्यादा जो बच्चे पकड़ लालच लिए। होता है वो उसकी कोई अंत नहीं होता लालच का, उसको जितना मर्जी आ जाए। मेरे हिसाब से इसका एक वर्ड है, सॉरी अगर मैं उसको गलत उसका विवरण कर रहा हूँ, स्टॉकहोम सिंड्रोम हम्म, का रिवर्स हो गया। हाँ स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या होता है कि जो जिसका किडनैप हुआ था, जिसको हाँ बंधक बनाया गया था, उसको प्यार हो जाता है प्यार हो किडनैपर जाता है से। किडनैपर से। यहाँ पर ये हो सकता है कि जिसने बंधक बनाया है उसको ये बच्ची हाँ पसंद पर्सनली आ गई होगी। क्यूट, मतलब बच्चे के तौर पे, मतलब उस तरीके से जी लगी और उसने उसको छोड़ दिया। जी दैट माइट बी द केस, ये हो सकता है ना, है। ये हो सकता है। लेकिन ऐसी जो चीजें हैं ना, मतलब मैं एक चीज सोचता हूँ, जी दिस इज द टिप ऑफ आइसबर्ग। आइसबर्ग। जी हमारे पंजाब के बॉर्डर एरिया में ना हम्म आए दिन खबर आती है जी 100 किलो हेरोइन पकड़ी गई, हम्म 200 किलो हेरोइन पकड़ी गई। जी जो पकड़ी जाती है दैट इज ए टिप ऑफ आइसबर्ग। हम्म जो निकल जाती है ना हम्म, उसका कोई पता नहीं है कितनी निकलती है। सही बात है। तो जो ये सारे किस्से कहानियाँ, जो ये ऐसे केस आते भी है ना, हम्म जो गैंग हाँ होता है, ये तो जो पकड़ा जाता है दैट इज ए टिप ऑफ आइसबर्ग। हम्म अंदर बहुत कुछ हो रहा है। डार्क वेब भली भांति जानते होंगे, जी ये सारी चीजें डार्क वेब पर डार्क जाके वेब जाती पे हैं। बिकती है। लेकिन चलो ये है कि कम से कम बेचारी एक बच्ची तो बची, और हाँ उसके उसकी वजह से ही सारा भंडाफोड़ हुआ उसकी ये। वजह से भांडा लेकिन फूटा। जंगल में ऐसे कबीले होते भी हैं, हाँ जैसे कई कबीले ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग देवी देवता हैं हाँ और वो जानवरों की बलि चढ़ाते हैं जानवरों उनके की लिए। बलि, इंसानों के भी चढ़ाने वाले होते हैं वैसे तो। हाँ होते होंगे, हाँ। लाजमी सी बात है अगर इस तरीके के हैं तो होंगे, हम्म क्योंकि हमने कितना एक्सप्लोर कर लिया जंगल को। हम्म 5% 10%। कुछ भी नहीं किया। अमेजोन के जंगल हमने कितने एक्सप्लोर किए? हाँ कुछ भी नहीं किया। अमेजोन के जंगलों में एक हिडन लाइब्रेरी की भी बात की जाती है। वो तो उसमें तो एक सिटी की भी बात की जाती है, हाँ गोल्डन सिटी की भी बात की हाँ जाती है, कभी वो भी नहीं मिली। लेकिन अमेजोन के जंगल जो हैं वो आई थिंक इंडिया का जो रकबा है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। जी अमेजोन में आई थिंक 4 इंडिया जितना, 4 या 5 नहीं ज़्यादा होंगे, सॉरी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कम से कम 4 या 5 इंडिया तो आ जाए, इतना बड़ा रकबा है सिर्फ और सिर्फ जंगलों का। बाकी हो दूसरा सकता छोड़ है, दो। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है हाँ इसका है। इसका। और पता नहीं ऐसे कैसे बच्चों को कर लेते हैं भाई, हमें तो जानवर को भी मारना हो तो उसको भी 100 बार बंदा सोचता है। खैर ये तो किस्सा जो था मेरे हिसाब से भाई हॉरर भी कहीं ना कहीं इसमें फीलिंग आ रही थी पूरी, है ना, जैसे वो जंगल का। जी अब आते हैं उस सवाल पर, जी जब आप बात कर रहे थे ना जिन की, जी और मेरे मन में ना एक सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था। हाँ उस सवाल को लेकर कई कहानियां भी हैं, हम्म मुझे नहीं पता वो क्लिकबेट है, हम्म मुझे नहीं पता उसमें मिर्च मसाला लगा है, हम्म उसका आंसर हो सकता है आज मुझे मिल जाए। हम्म लेकिन सवाल ये है कि हमने बात की जिन की, जी पहले आते हैं जिन पे। जी जिन एक ऐसी एंटिटी है हम्म जो इस जहान में फिजिकल तौर पे नहीं है, जी है ना, मैं ठीक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ना। जी सनातन में, हिंदुइज्म में हम उसको प्रेत बोल देते हैं, हाँ क्रिश्चियनिटी में उसको इविल स्पिरिट बोल देता है। क्रिश्चियनिटी में हम उसको गोस्ट बोल देते हैं। हम्म बाकी भी धर्मों में अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्याख्या है।
अगर जिन जो है वो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो उनके बच्चे कैसे होते हैं? अच्छा सवाल है आपका। तो देखिए कि जो हमारी माइथोलॉजी है, मुस्लिम माइथोलॉजी, उसके अनुसार जितना मैंने सुना है आज तक और जितना मुझे पता चला है, उस हिसाब से अल्लाह ने हमें बनाया मिट्टी से और जिन्हों को बनाया है हवा से, आग से। अब इसमें भी अलग अलग तरीके के होते हैं, एक आग से बने हुए होते हैं, एक हवा के बने हुए होते हैं। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन फिर फर्दर अलग हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जब पहले इंसान आए थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके आने से कई लाख साल पहले धरती पर अल्लाह ने जिन्नों की आबादी बसाई थी। अब जैसे इंसान रिप्रोड्यूस करते हैं, शायद उसी तरीके से जिन भी रिप्रोड्यूस करते हैं, पर वो अपने एक पर्टिकुलर वही होता, मतलब उन्हीं की कम्युनिटी के हिसाब से वो कर सकते हैं ये काम। पर कई सारे किस्से हमें ऐसे भी सुनने में आते हैं कि भैया जिन जो है वो लड़की प्रेग्नेंट कर दी उसने। हाँ, वो वही तो कह रहा हूँ, क्लिकबेट, कि जिन का बच्चा, वो लड़की ने जिन, मतलब जिनका बच्चे को जन्म दिया, पैदा किया, है ना। ये अब इसमें क्या है कि जहाँ तक मेरा जो दिमाग काम कर रहा है जी, जो आपने बात की, हमें जो जिन को है हाँ, वो अलग करना पड़ेगा भूत से। जी, भूत भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म में आमतौर पे जो भूत हैं या चुड़ैल है या डायन है, उस चीज़ को कहा जाता है जो कभी जिंदा थे, हाँ, या थी। जब वो मर गए, उनकी जो सोल है वो भटक रही है। अब वो सोल जो है वो फिजिकली कुछ नहीं कर पाती, मतलब कुछ नहीं। जिन जो है वो जिन वो एंटिटी नहीं है कि जब मरने के बाद कोई बन गया। जिन वो एंटिटी है जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी उससे ये चीज़ माना जा सकता है। जिन के साथ साथ जो है एक और चीज़ होती है, दो चीज़ें होती है। मैं दो आपसे मैं छोटे छोटे पूछूंगा और उसका अगर कोई किस्सा होगा भी बता देना। एक होता है खबीस, और एक जो है वो दज्जाल का बड़ा किया जाता है कि दज्जाल मुस्लिम कम्युनिटी में दज्जाल को बहुत जिसे कहते हैं डिसग्रेस किया जाता है ना। तो खबीस क्या होता है और दज्जाल क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको खबीस के बारे में बताता हूँ। खबीस जो होता है वो भी जिनी होता है, पर जैसे कि मैंने आपको पिछले बार एक स्टोरी सुनाई थी, हाँ, मेरे जूनियर के स्टोरी जो थी, उन्होंने नहीं सुनी आपने तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बड़ा ही ज़बरदस्त पार्ट था वो, फर्स्ट पार्ट, तो आप उसको ज़रूर सुन लेना। तो लेकिन इसको भी पहले पूरा सुन लेना, आधे मत छोड़ के जाना, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है। तो उसमें जो जिन का जिक्र था वो खबीस जिन था। खबीस जिन यानी कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ जिन? वर्स्ट फॉर्म ऑफ जिन, ओके, यानी कि जो करेगा ही बुरा से, बहुत बुरा करेगा। अच्छा ये कभी अच्छा नहीं करता किसी। प्रेत जिसे कह सकते हैं हिंदी में, हाँ, है ना। एक होता है भूत, भूत कहीं फिर भी कुछ जगह पे अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रेत जो होता है वो कभी नहीं हो सकता, वो कभी अच्छा नहीं होता। और ये जो दज्जाल नहीं, ये खबीस जिन जो होते हैं, ये मेरे हिसाब से ये वो वाले जिन हैं जिनको आग से पैदा किया गया है। और आग से पैदा किया गया है इसीलिए गर्म लहजे के होते हैं, गर्म मिजाज के होते हैं। तो इस वजह से ये कभी किसी का अच्छा नहीं करते, और जब बुरा करने पर आते हैं तो 7 पुश्तों तक पीछा नहीं छोड़ते। वो तो मैंने देख ही लिया किस्से में कि भैया अभी तक किस सारे भुगत रही है। यानी कि वो सीधा ही जो अपना कांड करते हैं, बात ही 7 पुश्तों से शुरू करते हैं कि जा तेरे साथ तो होगा ही होगा, 7 पुश्तों तक 7 पुश्तों के साथ भी होगा। अब बात आती है कि दज्जाल की। तो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो दज्जाल जो है वो एक तरीके से कली है, जो हिंदू माइथोलॉजी में कली है, जो शैतान है जिससे कल के अवतार लड़ने आएंगे। तो इसी तरीके से जो मुस्लिम माइथोलॉजी में है उसमें दज्जाल है। अब दज्जाल जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसकी सिर्फ एक आंख है, और उससे लड़ने के लिए आएंगे एक, जैसे हमारे पैगंबर होते हैं तो हज़रत इमाम मेहंदी उससे लड़ने के लिए आएंगे। तो अब वो आएंगे, जेरूसलम से स्टार्ट होने की बात चलती है कि जो अक्सा मस्जिद है वहाँ से, जहाँ से हज़रत मोहम्मद घोड़े पर ऊपर चढ़ के स्वर्ग तक गए थे जी। नहीं, वो अलग कहानी है वो। नहीं कहानी अलग है, लेकिन मस्जिद अक्सा मस्जिद तो वही है ना, जहाँ से कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद एक पत्थर है और उस पर से घोड़े के जो
ऊपर गए थे, घोड़े के ऊपर चढ़ के, मतलब स्वर्ग को क्या बोलते हैं, जन्नत गए थे। हाँ, यही है जो किस्सा है, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है। अक्सा मस्जिद यरूशलेम में ही है। 3 है ना यरूशलेम में, एक तो अक्सा मस्जिद है, एक है माउंट टेम्पल कहते हैं उसको, जो उन्नी एक वॉल है जो ज्यूस की, और तीसरी जो चर्च है, जिसमें माना जाता है कि जब यीशु मसीह दोबारा आए थे, और वो इस पॉइंट पे है। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही है। तो दज्जाल का ये है कि जिस दिन कयामत आने वाली होगी उस दिन दज्जाल धरती फाड़ के बाहर निकलेगा, और उससे लड़ने के लिए हजरत इमाम मेहंदी आएंगे। तो दज्जाल को काफ़ी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब उनके लिए जो यहूदी लोग हैं उनके लिए भी दज्जाल सेम चीज़ है, बस उनके लिए नाम चेंज हो गया। नाम चेंज। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इब्राहिमी धर्म है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ये ज्यूज, ये सब सेम है, बस नाम चेंज हो गया। डेविड को दाऊद कहते हैं, हाँ, है ना, और इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं, है ना, और यही है जो मेन है ना। अब हमारा क्या है कि आदम को एडम, हाँ, आदम को एडम। जो मुस्लिम माइथोलॉजी है उसमें शुरुआत हो जाती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। जो क्रिश्चियनिटी है उसमें शुरुआत होती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। नहीं, इब्राहिम से नहीं होती। ईसा मसीह तो अराउंड 57 BC आए थे, है ना, 57 BC आए थे जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो वो तो क्रिश्चियनिटी की नींव थी। हाँ, मतलब क्रिश्चियनिटी इवन उससे 300 साल बाद ही बनी है। हाँ, जब पहली बार किंग डेविड या किंग सोलेमन, नहीं, किंग डेविड थे, सॉरी अगर मैं गलत हूँगा, शायद किंग डेविड थे जिन्होंने इस क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। डेविड थे शायद, नाम अगर भूल गया होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। मेरे हिसाब से किंग डेविड थे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा नाम। उनके जाने के, यीशु मसीह के जाने के 300 साल बाद जो है वो ये हुआ था। और उसके बाद फिर क्रिश्चियंस ने बड़ी मारकाट मचाई थी यहूदियों, क्योंकि वो मानते थे कि यहूदियों की वजह से ही जो जीसस क्राइस्ट को इस तरीके से मारा गया। तो जो आप कह रहे हैं ना कि हजरत ईसा, यानी कि आप यीशु मसीह को भी हजरत मानते हैं मुस्लिम्स में, जो क्रिश्चियंस मानते हैं वो इब्राहिम, एडम, जिसको आप आदम कहते हैं, एडम और ईव, ये दो मानते हैं। और जो क्रिश्चियन के हिसाब से कि जो भगवान जो है वो नाराज हुए थे, वो किस चीज से नाराज हुए थे कि जो एडम ने एप्पल को खाया था, और उसको भड़काया किसी ने था? ईव ने, लूसीफर ने भड़काया था। लूसीफर ने भड़काया था, इसलिए फिर उन्होंने लूसीफर को जहन्नुम में भेज दिया। ये सारी जो किस्सा है। अब जो आप जो इब्राहिम को, एडम को आदम कहते हैं जी, और इब्राहिम को जो है वो, तो एज पर माई नॉलेज जो क्रिश्चियंस है वो एडम को ही, मतलब जो अब्राहमिक रीजन है, नॉट ओनली क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, अब्राहमिक रिलीजन है जो वो जो संसार की रचना स्टार्टिंग में मतलब तीनों धर्म में शुरुआत में इन लोगों का जिक्र आता है। हाँ, पर ये मानते हैं जो, मतलब जैसे क्रिश्चियंस जो हैं वो अपना भगवान मानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ, वो भगवान ही मानते हैं। और जो ज्यूज हैं, हाँ, वो मेरे को उनका ढंग से याद नहीं आ रहा, वो नाम उनका नाम नहीं आ रहा। वो इब्राहिम को शायद मानते हैं, सोलेमन, किंग सोलेमन जो आई थिंक फर्स्ट किंग थे। हजरत इब्राहिम को वो मानते हैं, वो नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते। वो उनको उनका धर्म गुरु मानते हैं, होली फिगर मानते हैं, इब्राहिम को मानते हैं जी। और ये सारे पैगंबरों को ही मानते हैं। हाँ, और पैगंबर भी बहुत हुए, मतलब करीब 13,000 समथिंग पैगंबर आए हैं धरती पे, और जो मोहम्मद साहब थे वो आखिरी पैगंबर थे, उनके बाद कोई भी नहीं आया। लेकिन मेरा ना इसमें कॉन्ट्राडिक्ट है, और मैं चलो इस पर बहस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा इतना रुतबा नहीं है। लेकिन हजरत मोहम्मद ने मेरे हिसाब से अपने आप को पैगंबर घोषित नहीं किया आखिरी, नहीं कि मैं आखिरी हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ चले तो फिर सिखिज्म का तो वजूद ही नहीं है। हाँ, गुरु नानक देव जी भी तो पैगंबर ही थे ना जी। जो इस्लाम में, हर एक धर्म में होता है, इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक ये है, जो मेरे
मैंने जितना स्टडी किया है कि हजरत मोहम्मद के जाने के 200 से 250 साल के बाद ही हिस्ट्री लिखना शुरू की गई इस्लाम की। हाँ। इतने लंबे वक्फे में बहुत कुछ जो है वो कुछ हो गया, खराबी आ जाती है जी। और जो हदीसें हैं इसके बारे में तो जो अभी MPS है मोहम्मद बिन सलमान वो भी कह चुके हैं कि भाई मैं हदीसों को ये हदीस है ना, हदीसों को मैं मतलब पूरी तरह से मैं इनको एक्नॉलेज नहीं करता। इनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो जोड़ तोड़ के बनाई गई हैं। अब इस्लाम जो है उसमें ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि हजरत पैगंबर साहिब ने कही होगी कि मैं ही आखिरी हूँ, क्योंकि एवोल्यूशन तो होके ही रहती है। जब तक दुनिया चलती रहेगी तब तक ये समय का पहिया चलता रहेगा और समय समय पर जो सृष्टि को बचाने के लिए कोई ना कोई आता रहेगा। और इसका मैं अभी आपको आंसर भी दे देता हूँ, मैं ये बहस नहीं करूँगा, जस्ट मेरी नॉलेज के हिसाब से कि हमें आपने कहा है कि जब हमारे धर्म के हिसाब से कल ही आएंगे तो उनको मारने के लिए कल के आएंगे जी। और आपके हिसाब से हजरत कौन आएंगे? मेहदी। तो वो भी तो हजरत ही हो गए ना। अगर हजरत मोहम्मद आखिरी थे तो फिर हजरत मेहदी आखिरी कैसे नहीं होगा? तो ये थोड़ा सा मेरा मतलब हो नहीं सकता कि मैं तो गलत मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस्लाम विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे इस्लाम की नॉलेज नहीं है। लेकिन जो मेरा बचकाना सवाल कहा जा सकता है या मासूम सवाल कहा जा सकता है कि वो ये है कि फिर तो सिखिज्म का तो वजूद ही नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी तो पैगंबर थे ना, सभी मानते हैं, सभी मानते हैं। तो ज़्यादातर तो मैंने भी मतलब इतना ज़्यादा मैंने भी नहीं सुना है। अब कुरान शरीफ जो है वो लिखना स्टार्ट भी हुआ था तो मोहम्मद साहब के टाइम पे ही हुआ था। हाँ, उनसे पहले किसी ने कुछ नहीं लिखा था। तो कुरान में तो आई थिंक ये नहीं बात लिखी गई कि हजरत मोहम्मद ही आखिरी जो है। हाँ, लिखी हुई है। तो वो सारी हजरत मोहम्मद ने तो लिखी होगी? नहीं। हाँ, वो होता ये था कि चलो छोड़ो, वो हो जाएगा, हाँ, इसको कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हाँ, मैं बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो बाकी तो भाई हम तो डिस्कशन ही कर सकते हैं। मेरी हमेशा इच्छा होती है कि जब भी मैं किसी स्कॉलर के साथ बैठूंगा और ये क्वेश्चन होते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो तभी आंसर मिलते हैं। तो क्वेश्चन करना भी सीखना चाहिए, क्वेश्चन करने भी चाहिए। मैं भी भाई जब अपने साधु संतों के साथ बैठता हूँ तो मैं बड़े क्वेश्चन करता हूँ और वो अच्छा आंसर देते हैं। तो जो आंसर देता है वही असली संत होता है, वही असली मौलवी होता है, और वही असली जो पास्टर होता है। जो गुस्सा हो जाए तो समझो कि भाई समस्या है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। तो आज का जो सेशन है वो हॉरर के साथ भी जंगल वाली कहानी तो बड़ी ही दिलचस्प थी और मज़ा आ गया। और साथ के साथ ही जो मेरे क्वेश्चन था जिनके रिलेटेड वो भी मुझे अच्छा आंसर मिला, काफ़ी स्मार्ट आंसर आपने दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और साथ के साथ आने के लिए भी जिशान भाई दोबारा से धन्यवाद। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट आप बता सकते हैं कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई, और साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट से, और जिशान भाई से मुलाकात होती रहेगी, बैक टू बैक पॉडकास्ट भी आते रहेंगे।